हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल देखते हैं क्या कुछ बातें कही हैं थॉर्नडाइक ने, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो यार लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे जितनी बातें होंगी यार सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वापस से बोलती हूँ। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें। तो इन सब बातों को खत्म करते हुए हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल थॉर्नडाइक के बारे में, कि थॉर्नडाइक ने ऐसी भाई क्या कुछ बातें कह दी हैं कि जिसकी वजह से थॉर्नडाइक आपके एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हाँ, थॉर्नडाइक से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप थॉर्नडाइक को स्किप करने का सोच भी नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ, थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जैसा कि अभी हमने बातें की। और इनका जन्म हुआ था 1874 को। कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। ऑब्वियसली अगर यूएसए में इनका जन्म हुआ तो ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक भी रहे। ओके, तो इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1874 में। तो ये सब कुछ बातें रही। आगे देखते हैं क्या कुछ बातें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक अगेन यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। ओके, तो यार मैं आपको बताऊं, यूएसए के मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ इनका जो आधे से ज़्यादा का जीवन रहा है वो बीता है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी में बीता है भाई? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में है। ये कुछ एडिशनल नॉलेज है जो कि मैं आपको दे रही हूँ। ओके, तो ये सारी बातें आप जानते रहिए, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं आपको, एक की पॉइंट मैं आपको बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात की जाए तो कौन है भाई? ये थॉर्नडाइक साहब हैं, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, जिन्हें आप यहाँ पे साइड में डायग्राम में इमेज में देख पा रहे हो। अच्छा, इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों कहा जाता है? इन्होंने ऐसा क्या कर डाला इस फील्ड में जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा गया? तो यार मैं आपको बताऊँ, ये ऐसे पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं। दैट्स वाई इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और हाँ, आप एक बात जानते ही होंगे, ये पशु वैज्ञानिक भी रहे हैं। ओके, पशु वैज्ञानिक भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन से जानवर पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, क्या कुछ बातें रही हैं। इन्होंने पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई लर्निंग की थ्योरी दिया है तो वो कौन है भाई? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, यूएसए वाले, जिनका आधे से ज़्यादा जीवन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बीता है। तो अधिगम का नियम, लर्निंग की थ्योरी फर्स्ट ऑफ ऑल कौन दिया था? तो वो थे भाई थॉर्नडाइक। अधिगम का नियम, जिसे आप लर्निंग की थ्योरी कहते हो, वो फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग थ्योरी किसने दी? बार बार बातें यार इसलिए बोली जा रही है जिससे आपको तुरंत सारी बातें यही आपके दिमाग में सेव हो जाए, बाद वाली कोई बात न रहे। तो लर्निंग थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने। दैट्स व्हाई हम इन्हें क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। ओके, तो इनकी ये बुक लिखी गई थी 1930 में। ओके, कब लिखी गई थी? 1913 में इनकी ये बुक लिखी गई थी। आगे क्या कुछ बातें, सारी बातें हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ ये जानकारी थी जो कि यार इंपॉर्टेंट थी। ये सारी बातें भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, और अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो बैठ जाइए। ओके, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे आप क्या बोलते हो? एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था भाई? और ये पहली ऐसी थ्योरी है, पहली लर्निंग थ्योरी है, अधिगम का पहला सिद्धांत है। कौन सा? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर जिसे आप बोल सकते हो स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। किसने प्रतिपादित किया था? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। ये कुछ सिंपल सी बातें रही। तो मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी, 1913 ईस्वी में इन्होंने एक बुक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। बुक का नाम याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट है। बुक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये किसकी बुक है, ये किसने लिखी है, या फिर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने निम्नलिखित में से कौन सी बुक लिखी है। तो बुक से याद रखिएगा, नाम इसलिए बार बार बता रही हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ये बुक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाती है? एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, ये बुक और ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जी। यहाँ पे आप एक थ्योरी पढ़ने जा रहे हो, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत।
तो वो इसी बुक में प्रतिपादित की गई थी। जैसा कि मैंने आपसे बातें कही कि 1913 में 1913 में जो बुक लिखी थी इन्होंने, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस, तो इसी बुक में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो यहाँ पे इनकी जो ये थ्योरी थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इनकी इस थ्योरी में बाल मनोविज्ञान को, चाइल्ड साइकोलॉजी को एकदम मुख्य स्थान पर, मतलब सेंटर में रखा गया है, चाइल्ड साइकोलॉजी को। और अब मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है क्या, एसआर थ्योरी है क्या, एसआर थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो ये है क्या। मतलब यहाँ पे कोई काम जो कि आपका रिस्पॉन्स होगा, कोई काम करवाने के लिए, मतलब कोई उद्दीपक या स्टिमुलस होना चाहिए। अभी भी ये बात नहीं समझ आई, अगर आ गई तो अच्छी बात है। कोई काम करवाने के लिए, कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए किसी स्टिमुलस, उद्दीपक का होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे हम एक और बात करते हैं, जैसे सपोज आपकी मम्मी की चप्पल, ओके, आपके घर पे ऐसा होता है, और अगर नहीं होता है तो भाई कोई बात ही नहीं है, ओके। आपकी मम्मी की डांट या आपकी मम्मी की चप्पल, जो भी हो, ऐसे गर्मियों का टाइम चल रहा है, आपकी मम्मी की चप्पल और आपका फ्रिज में बॉटल लगाना, ओके, फ्रिज में बॉटल लगाना आपका, तो यहाँ पे ये जो मम्मी की चप्पल होगी, ये किसका काम करेगी, स्टिमुलस का काम करेगी, उद्दीपक का काम करेगी। इसकी वजह से आप फ्रिज में बॉटल लगाते हो, इसकी वजह से, इस चप्पल की वजह से आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हो। यहाँ पे इस डांट की वजह से आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हो। तो यहाँ पे ये क्या है, ये किसका काम कर रही है, स्टिमुलस का काम, और यहाँ पे आप कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हो। तो भाई अब ये जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है, अब ये नेचुरल भी हो सकता है, ओके। अब नेचुरल कैसे हो सकता है, जैसे खाने को देख के मुंह में लार का बनना, तो ये तो नेचुरल है। अब खाना यहाँ पे जो होगा, खाना जो होगा, ये किसका काम करेगा, स्टिमुलस का काम करेगा, उद्दीपन का काम करेगा, ओके। अब खाना देख के कोई ना कुछ रिस्पॉन्स हो रहा है, ओके, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, मुंह में पानी का आना, तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्स है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो रिस्पॉन्स है, ये नेचुरल है भाई, स्वाभाविक बात है, खाना देख के मुंह में पानी आना। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला स्टिमुलस है, मम्मी की चप्पल या मम्मी की डांट, जैसा जिसके घर में होता हो, और यहाँ पे कोई काम करना, सपोज फ्रिज में बॉटल ही लगाना है, तो ये कोई रिस्पॉन्स है। तो ये क्या, ये मतलब नेचुरल है, ये नेचुरल तो नहीं है, ये मतलब कृत्रिम है। तो यहाँ पे और भी आगे कुछ बातें हम करते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये होता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उम्मीद करते हो आपको स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आई होंगी, ओके। अब आगे हम कुछ बातें देखते हैं। आगे हम क्या बातें देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति के सामने एक उद्दीपक होता है, तो वह उसे विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई उद्दीपक होगा तो क्रिया कैसी होगी, अनुक्रिया कैसी होगी, रिस्पॉन्स कैसा होगा, विशेष प्रकार का होगा, ओके, विशेष प्रकार का होगा। मतलब कि किसी एक उद्दीपक से सारी अनुक्रियाएं नहीं हो सकती हैं। जैसे खाने को देख के आप फ्रिज में बॉटल भी तो नहीं लगा दोगे, खाने को देख के आपके मुंह में लार आ रही है, चलो ठीक है, लेकिन खाने को देख के अब आप और 70 तरीके की क्रियाएं तो नहीं कर रहे होंगे, ओके, और 70 तरीके के रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ पे मतलब उद्दीपक अनुक्रिया से कोरिलेट करता है, जो स्टिमुलस होगा वो रिस्पॉन्स का एसोसिएशन है। मतलब यहाँ पे आप बातें समझ पा रहे हैं, जो यहाँ पे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का जो एसोसिएशन होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लर्निंग बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। किसको लर्निंग बोलते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के एसोसिएशन को हम लर्निंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बातें देखिए, एक विशिष्ट उद्दीपक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंधित होता है। मैंने पहले भी बातें आपसे की कि स्टिमुलस और जो मतलब उद्दीपक अनुक्रिया को कोरिलेट करता है। एक विशिष्ट उद्दीपक एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंधित हो जाता है और उसकी इस अनुक्रिया में अधिगम की क्रिया निहित होती है। इस क्रिया में अधिगम की क्रिया निहित होती है, ओके। अब यहाँ पे हम और भी बातें सारी देखते हैं कि कैसे यहाँ पे अधिगम हो जाता है, उद्दीपक से और अनुक्रिया से यहाँ पे कैसे अधिगम हो जाता है, ओके। आगे बातें करते हैं। तो यहाँ पे हम और भी चीज़ें देख लेते हैं कि इस सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इस सिद्धांत के और नाम जानना यार इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके एग्जाम में जैसे इसी सिद्धांत को, जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ, हम इस सिद्धांत को स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी बोल दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, तो
तो अब हमें तो यही पता है कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी होती है, और इसी सिद्धांत को प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कह दिया जाता है। तो यहाँ पे कई बार ऐसे होता है, आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी करके। अब आपसे पूछ लिया गया ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है, तो आपको तो पता है कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। तो अब यही स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी, आपको पता होने के बावजूद भी नाम चेंज होने की वजह से आपने आंसर गलत कर दिया। तो यार इसीलिए आपको इसके और सारे नाम पता होना जरूरी हो जाता है। इस सिद्धांत को और किस किस नाम से जानते हैं, तो यार यहाँ पे हम इसे एसोसिएशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्यों एसोसिएशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपसे मैंने पहले भी बातें की कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का ये क्या है, साहचर्य है। उद्दीपक और अनुक्रिया का साहचर्य है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का। एसोसिएशन ही क्या है, लर्निंग है। उद्दीपक और अनुक्रिया का साहचर्य ही क्या है, अधिगम है। बातें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे हम इसे और किस किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट थिंग तो हम इसे साहचर्य थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ओके। दूसरा हम इसे किस नाम से जानते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी के नाम से जानते हैं, सीखने के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, संबंधवाद के नाम से जानते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसके इतने सारे नाम हैं। चाहे आप इसे लिख लीजिए अपनी नोट्स में, या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए, बस आपके दिमाग में बातें सेव होनी चाहिए, आपको एग्जाम टाइम में याद होना चाहिए, ओके। तो अब इसे किस नाम से जानते हैं, एक तो एसोसिएशन थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी, कनेक्शनिस्ट थ्योरी, संबंधवाद सिद्धांत, सीखने की थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का संबंध सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो यहाँ पे ये सब कुछ बातें हैं। और अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन यहाँ मतलब थॉर्नडाइक के सिद्धांत से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने किस जानवर पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर पूछा जाता है कि बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किसने किया, या फिर थॉर्नडाइक ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये सारी बातें अब हम देखते हैं, ओके। और यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्या कुछ बातें थी। तो यहाँ पे ये रहा इनका एक्सपेरिमेंट, ये रहा थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप इसे एज अ स्टोरी सुनिए, कहानी बहुत अच्छी सी है, सुनिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थॉर्नडाइक ने क्या किया कि एक बॉक्स लिया, जो कि बॉक्स आप देख पा रहे हो। इस बॉक्स को इन्होंने काटा यहाँ से, ओके, और इसमें बकायदा से गेट ओट लगाया, इसमें एक स्ट्रिंग लगाई, स्ट्रिंग पे एक लीवर लगाया, जो कि और यहाँ पे क्या था कि ये जो लीवर था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लीवर दबने से यहाँ पे ये जो डोर है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग खिंच दी है, तो ये डोर खुल जाता है। अब बातें समझ पा रहे हो, ओके। तो अब थॉर्नडाइक ने क्या किया कि इस पजल बॉक्स में, ये पजल बॉक्स है, इसमें थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को डाल दिया। अब बिल्ली थी भूखी, ओके, बिल्ली को भूख लगी, तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, इसके सामने एक मछली का टुकड़ा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मछली का टुकड़ा रख दिया थॉर्नडाइक ने, ओके। अब जब बिल्ली को भूख लगी, तो बिल्ली अब सामने, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस खिड़की से देख तो पा रही है कि हाँ सामने भोजन रखा है, लेकिन अब वो बाहर नहीं आ पा रही है। बिल्ली परेशान हो रही है कि भाई कैसे करके अब बाहर निकलना है, और यहाँ पे जो भोजन रखा है, खाना रखा है, इसको खाना है और अपनी भूख शांत करनी है। तो बिल्ली तमाम तरीके के यत्न प्रयत्न करने लगी, पजल बॉक्स में ही इधर उधर हाथ पैर मारने लगी, ओके। तो बिल्ली बहुत देर तक जब प्रयास की, इधर उधर हाथ पैर मारा बिल्ली ने, तो यहाँ पे एक बार इसका जो बिल्ली का पैर है इस लीवर पे पड़ जाता है। लीवर पे जब पैर पड़ता है तो स्ट्रिंग यहाँ पे खिंचती है, डोरी खिंचती है, और ये डोर खुल जाता है, ओके। जब ये डोर खुल जाता है तो बिल्ली यहाँ पे आके खाना खाती है, ठीक है। तो बिल्ली यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम में ये इधर मतलब बाहर निकलने का प्रयास किया लगभग, तो ये मान के चलिए 100 बार बिल्ली ने प्रयास किया होगा, ओके। फिर थॉर्नडाइक ने फिर से यही काम किया, थॉर्नडाइक ने फिर से बिल्ली को अंदर डाला। अब बिल्ली फिर से भूख लगी बिल्ली को, थॉर्नडाइक ने खाना फिर से बाहर रखा। तो अब इस बार क्या हुआ कि इस बार यहाँ पे बिल्ली ने 100 बार दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, इधर उधर हाथ पैर मारा। अब यहाँ पे बिल्ली ने गलतियाँ कम की, बिल्ली ने 75 बार ही परेशान हुई, बिल्ली 75 बार ही परेशान हुई गेट खोलने के लिए। तो 75वीं बार में भाई ठीक है, गेट खुल गया, तो बिल्ली बाहर आके खाना खाई और भूख शांत हो गई। फिर से थॉर्नडाइक ने यही किया, थॉर्नडाइक ने कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया। तो बिल्ली ने अब गलतियां कम कर दी। बिल्ली ने फर्स्ट टाइम 100 बार गलतियां की दरवाज़ा खोलने में, सेकेंड टाइम 75 बार गलतियां की दरवाज़ा खोलने में, और फिर उसके बाद थर्ड टाइम 50 बार गलतियां की दरवाज़ा खोलने में, फिर उसके बाद फोर्थ टाइम 30 बार गलतियां की, 10 बार, एक बार, और एक ऐसा टाइम आया जब बिल्ली गलती नहीं करती, लीवर पे पैर रखती, दरवाज़ा खुलता, बाहर आके खाना खा लेती। तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पे भाई कोई स्टिमुलस होना चाहिए,
ओके, स्टिमुलस होना चाहिए कोई चीज़ सीखने के लिए। अगर यहाँ पे बाहर खाना ना रखा होता तो यहाँ पे क्या बिल्ली दरवाज़ा खोलना सीख पाती? अगर बाहर खाना ना रखा होता तो क्या बिल्ली ये तमाम तरीके के यत्न प्रयत्न रिस्पॉन्स दे रही होती? नहीं ना। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक का कहना ये था कि कुछ अगर सीखना है तो उसके लिए स्टिमुलस होना चाहिए और स्टिमुलस की वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं। सेम वैसे जैसे बिल्ली रिस्पॉन्स कर रही है, बिल्ली ने पहले बहुत गलतियां की तो ये गलतियों का नंबर जो है कम होते होते बिल्ली सीख गई दरवाज़ा कैसे खोलना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि स्टिमुलस होना चाहिए किसी भी रिस्पांस के लिए, और स्टिमुलस एंड रिस्पांस का जो एसोसिएशन होगा, स्टिमुलस एंड रिस्पांस का जो साहचर्य होगा, उससे हम सीख रहे होंगे, किसी नए काम को हम अधिगम कर रहे होंगे। ओके, तो ये सारी बातें रही। यहाँ पे जो बातें हमने यहाँ पे देखी वही हम रिटन फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पे थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है, इसके परीक्षण थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली पर किया। उन्होंने बिल्ली को एक पजल बॉक्स में रख दिया, जैसा कि आपने देखा था। पजल बॉक्स में बंद करके बाहर मांस का टुकड़ा रख दिया। पिंजरे का दरवाजा एक खटके के दबने से खुलता था, जैसा खटका आपने देखा था। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं एक लीवर है, इसके दबने से खुलता है। ओके, तो यहाँ पे जो भोजन जो भोजन रखा गया था पिंजरे के बाहर, वो उद्दीपक का काम कर रहा था। ओके, और भोजन को देखकर बिल्ली ऑब्वियसली व्याकुल होगी, क्योंकि उसे भूख लगी है। भोजन को देख बिल्ली व्याकुल हो गई और वह तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं करना प्रारंभ कर देती है। और कई बार प्रयास करने के बाद बिल्ली का पंजा उस खटके पे पड़ जाता है और वो खुल जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, थॉर्नडाइक ने ये जो प्रयोग है इसको बार बार बिल्ली पे दोहराया, कई बार किया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिली कि हर बार त्रुटियों की संख्या में कमी आई। बिल्ली अब गलतियाँ कम करती और मतलब दरवाज़ा खोल के खाना खा लेती। तो यहाँ पे बिल्ली ने किसी प्रकार की लास्ट टाइम में यहाँ पे बिल्ली ने किसी प्रकार की त्रुटि ना करते हुए सीधे खटके को दबाकर बाहर आ जाती है और मछली खाकर संतोष प्राप्त करती है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बातें की कि यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि यहाँ पे एसआर बाउंड थ्योरी देखने के लिए मिलती है, उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत देखने के लिए मिलता है। तो बातें क्लियर होती हैं। थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थॉर्नडाइक ने कुछ ऐसा ही माहौल क्रिएट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और इनका जो पजल बॉक्स था इसमें क्या थी भाई, एक कैट थी, बिल्ली थी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पुटअप किया जाता है, फिर चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे DSSS हो, चाहे KVS हो, सारे जितने भी टीचिंग एग्जाम है हर जगह ये क्वेश्चन जरूर रहना है। सो यार आप मतलब बातें दिमाग में सेव कर लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के 2 नियम दिए। अब ये अधिगम के भाई 2 नियम कौन कौन से थे, यहाँ पे फिर देखते हैं सारी बातें। एक तो इनका मुख्य नियम था, दूसरा कैसा नियम था भाई, गौड़ नियम था। तो यहाँ पे हम देखते हैं मुख्य नियम में क्या कुछ बातें रही हैं और गौड़ नियम में क्या कुछ बातें। तो इनका जो ये मुख्य नियम होता है ये भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में मुख्य नियम से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और गौड़ नियम से अगर यार क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो इतना ही पूछा जाता है कि गौड़ नियम में थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं। तो यार वो 5 रहे हैं और मुख्य नियम 3 रहे हैं इनके। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि गौड़ नियम कौन कौन सा रहा है और मुख्य नियम कौन कौन सा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हम मुख्य नियम की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस दिया इन्होंने, ओके, लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया, अभ्यास का नियम दिया इन्होंने, एंड 3rd नंबर पे लॉ ऑफ इफेक्ट दिया इन्होंने। ओके, मतलब प्रभाव का नियम, प्रभाव के नियम। अब यहाँ पे हम सारी बातें करते हैं कि यार तत्परता के नियम में क्या कुछ बातें रही हैं, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, हम सबको एकदम बेहतर तरीके से देखते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले हम गौड़ नियम को देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 5 गौड़ नियम बताए, लेकिन उसमें कौन कौन सा है। ओके, गौड़ नियम में तो यहाँ पे इन्होंने दिया बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा इन्होंने दिया मानसिक स्थिति अथवा मनोवृत्ति का सिद्धांत, मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति का सिद्धांत, लॉ ऑफ मेंटल सेट एंड एटीट्यूड। 3rd सिद्धांत दिया इन्होंने तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। ओके, एंड 4th नंबर पे था इनका सादृश्यता का नियम, सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम। ओके, एंड 5th नंबर पे था इनका साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव चेंज। तो यार यहाँ पे ये बातें इतनी आप अगर समझ लेते हो तो काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। फालतू बातें हम नहीं करते हैं। ओके, जो काम की बात है उन्हें देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। ओके, जो मुख्य नियम में थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे तत्परता के नियम में देखते हैं। यार आपको पता है कि अगर आपको कोई काम करना है
तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो आप मतलब कितना भी हाथ पैर पटक लीजिए, मुश्किल है कि वहाँ पे लर्निंग हो पाए, वो काम आप सीख पाओ। तो इसीलिए देखिए आपका मतलब स्वस्थ होना ज़रूरी है। आप शारीरिक रूप से किसी चीज़ के लिए तैयार हो और दूसरा मानसिक रूप से तैयार हो। आपने देखा होगा कि अगर आपको जिस काम में इंटरेस्ट है आप उसे बेहतर तरीके से सीख रहे होते हो एज़ कम्पेयर टू कोई और काम। ओके, जैसा कि आपको इंटरेस्ट है भाई टीचर बनने में, अगर आपके घर वाले फोर्स कर रहे हो आपको भाई डॉक्टर बनना है, आपको वकील बनना है, तो आप उतना ज़्यादा एक्टिव होके काम नहीं करोगे जितना आप टीचिंग लाइन में एक्टिव होके काम कर रहे होगे। ओके, इस नियम के अनुसार व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होने के बाद ही सीख सकता है। सीखने के लिए तत्पर रहने से अधिगम शीघ्र और अस्थायी होता है। ऑब्वियसली यार, जैसा कि मैंने आपसे बातें बोली कि आपका जो सब्जेक्ट अच्छा होता है, मतलब आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है आप उसे बेहतर तरीके से सीख रहे होते हैं। अगर आपका विद्यालय जाने का मन नहीं है तो ऑब्वियसली आप विद्यालय में अच्छा कुछ सीख नहीं पा रहे होंगे। तो इसलिए आपका फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना आवश्यक है, निहायत ज़रूरी है। ओके, मुख्य नियम का दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। ओके, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो यार मैं आपको यहाँ पे एक बात सबसे पहले बताऊँ, आप काफ़ी बार बोलते हो और आपने काफ़ी बार सुना भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऐसा क्यों बोला जाता है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन पर, हाँ, वुमेन के लिए भी वही रूल है। वुमेन्स भी प्रैक्टिस से ही बेहतर होंगी, वुमेन्स भी प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनेंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उनके पास तीसरी आंख है कोई। ओके, तो यहाँ पे बातें ये हो रही हैं, फिर चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, सबके लिए यही रूल होगा कि मतलब अगर आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, फिर जिस काम के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उस काम में आप उतने परफेक्ट बनोगे। ओके, तो यहाँ पे आपने ये बिल्ली वाला केस देखा, कैट वाले केस में भी आपने देखा कि बिल्ली पहली बार 100 गलतियां कर रही थी, दूसरी बार 75 गलतियां कर रही थी, तीसरी बार 50 गलतियां कर रही थी, फिर चौथी बार 30 गलतियां ही कर रही थी, पांचवी बार 25 गलतियां। तो मतलब उसकी गलतियों की जो ये संख्या थी उसमें कमी आ रही थी। क्यों कमी आ रही थी? क्योंकि बिल्ली बार बार प्रैक्टिस कर रही थी ना दरवाज़ा खोलने की, बिल्ली बार बार प्रैक्टिस कर रही थी दरवाज़ा खोलने की। तो यार यहाँ पे जो है मतलब प्रैक्टिस से चीज़ें बेहतर होती हैं, प्रैक्टिस से भी लर्निंग बेहतर होती है, प्रैक्टिस से लर्निंग बेहतर होती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी लर्निंग उतनी बेहतर होगी। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, थॉर्नडाइक के इस नियम के अनुसार कोई भी क्रिया बार बार दोहराने से उससे संबंध स्थापित हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्ली ने बार बार प्रैक्टिस की, बार बार मतलब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो क्या हुआ, दरवाज़ा खोलने की जो क्रिया थी उससे संबंध स्थापित हो गया। कई बार अभ्यास करने से अधिगम सरल हो जाता है, इससे कुशलता भी प्राप्त होती है, ऑब्वियसली होती है। आप देखिए, आप मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जितना ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करते हो आपका वो सब्जेक्ट उतना अच्छा होता है। आप मैथ के जिस चैप्टर में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे आपका वो चैप्टर आपका उतना बेहतर होगा। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने एक बात और बोली थी, यहाँ पे थॉर्नडाइक ने एक बात और जो बोली थी वो था उपयोग का नियम, और दूसरा क्या था, अनुपयोग का नियम। दूसरा नियम क्या था भाई, अनुपयोग का नियम। अब यहाँ पे क्या बात है, उपयोग के नियम में और अनुपयोग के नियम में। ठीक है, आपने प्रैक्टिस की, आपने चीज़ें सीख ली, ओके, लेकिन एक बात और थी, इन्होंने यहाँ पे बात बोली कि आप जिस चीज़, जैसे आपने कुछ सीख लिया, अगर आप उसका उपयोग बराबर कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो याद रहेगी, और अगर आप उसका मतलब उपयोग छोड़ देते हो, उसके कांटेक्ट में नहीं हो, तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ें भूल जाओगे। कैसे? जैसे आपने 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में क्या संधि समास नहीं पढ़े थे? ऑब्वियसली आपने पढ़े थे, है ना? आपने पढ़े थे, वहाँ पे भी संधि समास ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी थी। लेकिन आज भी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको संधि समास सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। आपको अब क्यों पढ़नी पड़ रही है? क्योंकि बीच में उससे कॉन्टैक्ट आपका ख़राब हो गया था, आपने उपयोग नहीं की चीज़ें। जब आप 11th 12th में चले गए तो आपने वहाँ पे साइंस साइड मतलब सब्जेक्ट ले लिया, आपने वहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले ली, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिर उसके बाद आपने आगे के जो सब्जेक्ट लिए, तो यहाँ पे आपका संधि समास और इन सारी चीज़ों से, वर्णमाला से, इन सबसे संबंध खराब हो गया, आप चीज़ें भूल गए। तो यहाँ पे प्रभाव का नियम, जैसे आप मतलब कोई काम कर रहे हो उसका इफेक्ट। अब इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करने से अच्छा या धनात्मक प्रतिफल मिलता है। प्रभाव के नियम में हम यही सीखेंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट में यही हम देखेंगे कि आप जब कोई काम करते हो अगर उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो आपको वो काम करने में इंटरेस्ट आएगा, और अगर उसका निगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है
तो उस काम से आपका मन टूट जाएगा, आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा वो काम करने में। तो ऐसे-ऐसे करके वो काम मतलब आप करना छोड़ दोगे और वहाँ पे लर्निंग भी नहीं हो पाएगी बेहतर। और अगर किसी काम में आपने पहली बार किया, आपको उस काम में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप उस काम को और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करोगे। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को करने में अच्छा या धनात्मक प्रतिफल मिलता है तो व्यक्ति वही कार्य बार बार करता है उस कार्य से उसे सुख मिलता है, सुख की अनुभूति होती है और इस तरह किसी कार्य को सीखने में व्यक्ति को आसानी होती है। ओके, तो यहाँ पे यही सारी बातें और असफलता मिलने पर वही चीज़ें हैं, व्यक्ति उस कार्य को दोबारा करने से हिचकिचाता है, इवन करता भी नहीं है। तो अगर व्यक्ति वो काम कर नहीं रहा है तो वहाँ पे लर्निंग कहाँ से होगी, है ना? और जो काम वो बार बार कर रहा है उसमें लर्निंग होगी। तो वही है प्रभाव का नियम, अगर प्रभाव का नियम धनात्मक रहा है तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा, अगर प्रभाव का नियम ऋणात्मक रहा है तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। तो यार ओवरऑल यहाँ पे हमने थॉर्नडाइक का पूरा लॉ देख लिया और उम्मीद करती हूँ यार सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। हमने यहाँ पे बातें की कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो यहाँ पे ये सारी बातें हमने कर ली। थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, और थॉर्नडाइक को हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, एक मुख्य नियम, लर्निंग के 2 नियम, एक मुख्य नियम और एक गौड़ नियम। हमने मुख्य नियम भी देख लिया, हमने गौड़ नियम भी देख लिया। हमने मुख्य नियम में 3 तरीके के नियम देखे। मुख्य नियम में हमने तत्परता का सिद्धांत देखा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम हमने देखे जो 5 तरीके के थे। उसमें हमने देखा था लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति वाला नियम। फिर उसके बाद हमने देखा था लॉ ऑफ प्रिप्रेडेंसी ऑफ एलिमेंट। देन हमने देखा था सादृश्यता और अनुक्रिया के नियम। देन हमने देखा था साहचर्य परिवर्तन का नियम। यहाँ पे इतनी बातें हमने पढ़ ली हैं और उम्मीद करती हूँ यार सारी बातें आपकी क्लियर हुई होंगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन। बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके।